ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 27। पिछले अध्याय की असभ्यता का प्रायश्चित, जिसने एक महिला को बहुत ही बेतकल्लुफी से छोड़ दिया था। एक साधारण लेखक के लिए यह बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि वह इतनी महान हस्ती जैसे कि एक बीडल पारोचियल अधिकारी को आग के सामने अपने कोट की स्कर्ट्स को अपने हाथों के नीचे समेटे इंतजार करवाए जब तक उसकी इच्छा हो उसे मुक्त करने की, और न ही यह उस बीडल के पद के लिए या उसकी शिष्टता के लिए उचित होगा कि वह उसी तरह से उस महिला को भी नजरअंदाज करे जिस पर बीडल ने स्नेह और प्रेम की नजर डाली थी और जिसके कानों में उसने मधुर शब्द कहे थे, जो ऐसी प्रतिष्ठित स्थिति से आकर किसी भी युवती या स्त्री के दिल को धड़काने के लिए पर्याप्त हो सकते थे। इतिहासकार जिनकी कलम इन शब्दों को लिख रही है, यह उम्मीद करते हुए कि वह अपना स्थान जानता है और उन लोगों के प्रति उचित सम्मान रखता है जिन्हें पृथ्वी पर उच्च और महत्वपूर्ण अधिकार सौंपा गया है, जल्दी से उन्हें वह सम्मान अर्पित करता है जो उनके पद की मांग है और उस पूरी विनम्रता से उनका स्वागत करता है जो उनके ऊंचे दर्जे और इससे जुड़े हुए उनके महान गुणों के कारण उसके हाथों से अनिवार्य रूप से चाहिए। इस उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए उसने वास्तव में यहाँ बीडल्स के दैवीय अधिकार पर एक चर्चा करने का प्रस्ताव रखा था और इस स्थिति को स्पष्ट करने का भी कि एक बीडल कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता जो एक सही विचार वाले पाठक के लिए निस्संदेह आनंददायक और लाभदायक होता। लेकिन समय और स्थान की कमी के कारण उसे यह चर्चा किसी और अधिक सुविधाजनक और उचित अवसर के लिए टालनी पड़ रही है। उस समय के आगमन पर वह यह दिखाने के लिए तैयार होगा कि एक बीडल सही रूप से गठित अर्थात एक पारोचियल बीडल जो एक पारोचियल वर्कहाउस से जुड़ा हो और अपनी आधिकारिक क्षमता में पारोचियल चर्च में उपस्थित रहता हो, अपने कार्यालय के अधिकार और गुणों से मानवता के सभी उत्कृष्ट गुणों और श्रेष्ठताओं से परिपूर्ण होता है और उन उत्कृष्टताओं का कोई भी दावा साधारण कंपनी के बीडल्स या कानून के न्यायालयों के बीडल्स या यहाँ तक कि चैपल फीस बीडल्स सिवाय आखिरी के, और वह भी एक बहुत ही निम्न और अधीन स्तर पर, नहीं कर सकते। मिस्टर बम्बल ने चाय के चम्मचों की फिर से गिनती की, शुगर टोंग्स का फिर से वजन किया, दूध के बर्तन की और करीब से जांच की और फर्नीचर की सटीक स्थिति की जानकारी प्राप्त की, यहाँ तक कि कुर्सियों की घोड़े की बालों वाली सीटों तक, और प्रत्येक प्रक्रिया को लगभग आधा दर्जन बार दोहराया। तब जाकर उन्हें लगा कि अब मिसेस कॉर्नी के लौटने का समय हो गया है। सोचने से और सोचने की उत्पत्ति होती है। चूंकि मिसेस कॉर्नी के आने की कोई आवाज नहीं आई, तो मिस्टर बम्बल के मन में यह विचार आया कि अगर वह अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए मिसेस कॉर्नी के दराज की त्वरित जांच कर लें, तो यह एक निर्दोष और सदाचारी तरीका होगा समय बिताने का। चाबी के छेद पर कान लगाकर यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई भी कमरे की ओर नहीं आ रहा था, मिस्टर बम्बल ने निचले से शुरू करते हुए 3 लंबे दराजों की सामग्री को जानने की प्रक्रिया शुरू की जो अच्छे फैशन और बनावट के विभिन्न परिधानों से भरे हुए थे और जिन्हें पुरानी अखबारों की 2 परतों के बीच सावधानी पूर्वक रखा गया था, जिसमें सूखी लैवेंडर की गंध थी। इससे उन्हें अत्यधिक संतोष प्राप्त हुआ। समय के साथ दाहिनी ओर के कोने वाले दराज तक पहुंचते हुए, जिसमें चाबी थी और उसमें एक छोटा ताला लगा हुआ बॉक्स देखकर, जिसे हिलाने पर सिक्कों की खनक जैसी सुखद आवाज आई, मिस्टर बम्बल ने फिर से राजसी चाल से आग के पास लौटते हुए अपने पुराने अंदाज में खड़े होकर गंभीर और दृढ़ स्वभाव से कहा, मैं यह करूंगा। इस अद्भुत घोषणा के बाद उन्होंने 10 मिनट तक अपना सिर मजाकिया अंदाज में हिलाया, जैसे वह खुद को इतना मजाकिया व्यक्ति होने के लिए समझा रहे हों, और फिर उन्होंने अपने पैरों की बगल की ओर से नजर डालकर अत्यधिक प्रसन्नता और दिलचस्पी के साथ उन्हें देखा। वह अभी भी अपनी इस अंतिम जांच में व्यस्त थे। तभी मिसेस कॉर्नी जल्दी जल्दी कमरे में आईं और हांफती हुई आग के पास एक कुर्सी पर गिर पड़ी।
उन्होंने एक हाथ से अपनी आंखें ढक लीं और दूसरा हाथ अपने दिल पर रखते हुए गहरी सांसें लेने लगीं। मिसेस कॉर्नी, मिस्टर बम्बल ने झुकते हुए कहा, यह क्या हुआ, मैडम? क्या कुछ हुआ है, मैडम? कृपया मुझे बताएं। मैं तो मिस्टर बम्बल घबराहट में टेंटरहुक्स बेचैनी शब्द को याद नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने कहा, टूटे हुए बोतलों पर हूं। ओह मिस्टर बम्बल, महिला ने रोते हुए कहा, मुझे इतनी बुरी तरह से परेशानी हुई है। परेशानी, मैडम, मिस्टर बम्बल ने कहा, किसने हिम्मत की? मुझे पता है, उन्होंने अपनी प्राकृतिक शान से खुद को रोकते हुए कहा, यह उन दुष्ट गरीबों की करतूत है। यह सोचना भी भयानक है, महिला कांपते हुए बोली। तो इसके बारे में मत सोचिए, मैडम, मिस्टर बम्बल ने जवाब दिया। मैं नहीं रोक पा रही, महिला सुबकते हुए बोली। तो कुछ लीजिए, मैडम, मिस्टर बम्बल ने शांत स्वर में कहा। थोड़ी सी शराब? दुनिया में कभी नहीं, मिसेस कॉर्नी ने जवाब दिया। मैं नहीं कर सकती, ओह। दाहिने कोने की सबसे ऊपर वाली शेल्फ, ओह, ये शब्द कहते हुए महिला ने अलमारी की ओर इशारा किया और अंदरूनी ऐंठन से पीड़ित होकर तड़पने लगी। मिस्टर बम्बल अलमारी की ओर दौड़े और हरे कांच की एक पिंट की बोतल को शेल्फ से निकालकर उसकी सामग्री को एक चाय के कप में भरकर महिला के होठों तक ले गए। अब मैं बेहतर हूं, मिसेस कॉर्नी ने आधा पीने के बाद कहा। मिस्टर बम्बल ने श्रद्धापूर्वक अपनी आंखें छत की ओर उठाईं, आभार व्यक्त करते हुए, और फिर कप के किनारे को सूंघने के लिए नीचे लाए। पेपरमिंट, मिसेस कॉर्नी ने कमजोर आवाज में कहा, हल्के से मुस्कुराते हुए, इसे चखिए। इसमें कुछ थोड़ा और भी मिला हुआ है। मिस्टर बम्बल ने दवा को संदेह भरी नजर से चखा, अपने होठों को चटकारा और एक और घूंट लिया, फिर कप खाली कर दिया। यह बहुत आरामदायक है, मिसेस कॉर्नी ने कहा। बिल्कुल मैडम, बीडल ने कहा। उन्होंने बात करते हुए एक कुर्सी खींची और मिसेस कॉर्नी के पास बैठकर प्यार से पूछा कि उन्हें क्या परेशान किया। कुछ नहीं, मिसेस कॉर्नी ने जवाब दिया। मैं एक मूर्ख, जल्दी घबराने वाली, कमजोर महिला हूं। कमजोर नहीं, मैडम, मिस्टर बम्बल ने जवाब दिया, अपनी कुर्सी थोड़ा और करीब खींचते हुए। क्या आप कमजोर हैं, मिसेस कॉर्नी? हम सभी कमजोर प्राणी हैं, मिसेस कॉर्नी ने एक सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया। हम हैं, बीडल ने कहा। इसके बाद कुछ समय तक दोनों ओर से कुछ नहीं कहा गया। इस दौरान मिस्टर बम्बल ने धीरे धीरे अपनी बाह मिसेस कॉर्नी की कुर्सी की पीठ से हटाकर उनके एप्रन की डोरी पर रख दी, जहां वह धीरे धीरे लिपट गई। हम सभी कमजोर प्राणी हैं, मिस्टर बम्बल ने फिर कहा। मिसेस कॉर्नी ने आह भरी। आह मत भरिए, मिसेस कॉर्नी, मिस्टर बम्बल ने कहा। मैं रोक नहीं सकती, मिसेस कॉर्नी ने कहा। और उन्होंने फिर आह भरी। यह कमरा बहुत आरामदायक है, मैडम, मिस्टर बम्बल ने चारों ओर देखते हुए कहा। एक और कमरा और यह कमरा, मैडम, एकदम सही होगा। यह एक के लिए बहुत ज्यादा होगा, महिला ने धीरे से कहा। लेकिन दो के लिए नहीं, मैडम, मिस्टर बम्बल ने नरम स्वर में कहा। है ना, मिसेस कॉर्नी? मिसेस कॉर्नी ने सिर झुका लिया। जब बीडल ने यह कहा, बीडल ने भी सिर झुका लिया ताकि वह मिसेस कॉर्नी का चेहरा देख सकें। मिसेस कॉर्नी ने उचित तरीके से अपना सिर घुमा लिया और अपने हाथ को रूमाल निकालने के लिए छुड़ाया, लेकिन अनजाने में उसे मिस्टर बम्बल के हाथ में दे दिया। बोर्ड आपको कोयले देता है ना, मिसेस कॉर्नी? बीडल ने स्नेहपूर्वक उनका हाथ दबाते हुए पूछा। और मोमबत्तियां? मिसेस कॉर्नी ने हल्के से दबाव वापस देते हुए कहा। कोयले, मोमबत्तियां और बिना किराए का घर, मिस्टर बम्बल ने कहा। ओह मिसेस कॉर्नी, आप कितनी अद्भुत हैं। महिला इस भावना की बाढ़ के सामने झुक गईं। वह मिस्टर बम्बल की बाहों में गिर पड़ी
और उस सज्जन ने भावनाओं में बहकर उनके मासूम नाक पर एक गर्म चुंबन अंकित कर दिया। कितनी अद्वितीय परिपूर्णता, मिस्टर बम्बल ने प्रसन्नता से कहा। आपको पता है कि मिस्टर स्लाउट की तबीयत आज रात और खराब है, मेरी प्यारी। हाँ, मिसेस कॉर्नी ने शर्माते हुए उत्तर दिया। डॉक्टर कहते हैं वह 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं जी पाएंगे, मिस्टर बम्बल ने जारी रखा। वह इस संस्थान के मुखिया हैं, उनकी मृत्यु से एक खाली जगह बनेगी, उस जगह को भरना होगा। ओह मिसेस कॉर्नी, यह कितनी शानदार संभावना है। दिलों और घरों को मिलाने का क्या शानदार मौका है। मिसेस कॉर्नी ने सिसकते हुए कहा। वो छोटा सा शब्द, मिस्टर बम्बल ने शर्मीली सुंदरता की ओर झुकते हुए कहा। वो एक छोटा सा शब्द, मेरी प्यारी कॉर्नी। हाँ हाँ हाँ, मात्रोन ने आह भरते हुए कहा। एक और बार, बीडल ने कहा, अपनी प्यारी भावनाओं को केवल एक बार और संयमित कर लो। यह कब होगा? मिसेस कॉर्नी ने 2 बार बोलने की कोशिश की और 2 बार असफल रही। अंत में साहस जुटाकर उसने मिस्टर बम्बल के गले में बाहें डालीं और कहा कि यह जितना जल्दी हो सके हो सकता है, और कि वह अवश्यंभावी बतख हैं। इस प्रकार से मामले को मैत्रीपूर्ण और संतोषजनक ढंग से सुलझाने के बाद अनुबंध को एक और चाय की प्याली के पेपरमिंट मिश्रण में सोलमली की मुहर लगाई गई, जो कि महिला की घबराहट और उत्तेजना के कारण और भी आवश्यक हो गई थी। जब इसे समाप्त किया जा रहा था तो उसने मिस्टर बम्बल को पुरानी महिला की मृत्यु के बारे में बताया। बहुत अच्छा, उस सज्जन ने पेपरमिंट चाय की चुस्की लेते हुए कहा, मैं घर जाते समय सॉयरबेरी के पास जाऊंगा और उसे कल सुबह भेजने के लिए कहूंगा। क्या यही बात थी जिसने तुम्हें डराया, जान? कुछ खास नहीं था, प्रिय, महिला ने टालमटोल करके कहा। कुछ तो होना चाहिए था, प्रिय, मिस्टर बम्बल ने जोर दिया। क्या तुम अपने बी को नहीं बताओगी? अब नहीं, महिला ने उत्तर दिया, इन दिनों में से किसी एक दिन। जब हम शादी कर लेंगे, प्रिय। जब हम शादी कर लेंगे, मिस्टर बम्बल ने चकित होकर कहा। क्या किसी पुरुष गरीब ने बेहूदगी की थी? नहीं नहीं, प्रिय, महिला ने जल्दी से कहा। अगर मैं समझता कि ऐसा था, मिस्टर बम्बल ने जारी रखा, अगर मैं समझता कि उनमें से किसी ने उस सुंदर चेहरे पर नजर डालने की हिम्मत की। वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, प्रिय, महिला ने उत्तर दिया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मिस्टर बम्बल ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहा। कोई भी आदमी, पारिशियन या अतिरिक्त पारिशियन, ऐसा करने की हिम्मत करता है, और मैं उसे बता सकता हूं कि वह ऐसा एक बार फिर नहीं करेगा। अगर यह किसी हिंसात्मक इशारे के बिना होता तो यह महिला की सुंदरता के लिए कोई बहुत बड़ी तारीफ नहीं लगती, लेकिन चूंकि मिस्टर बम्बल ने धमकी के साथ कई योद्धा इशारे किए, वह उसकी भक्ति के इस प्रमाण से बहुत प्रभावित हुई और अत्यधिक प्रशंसा के साथ कहा कि वह वास्तव में एक प्यारा डव था। डव ने फिर अपनी कोट की कॉलर को खड़ा किया और अपनी टोप पहन ली और अपनी भविष्य की साथी के साथ एक लंबी और स्नेहपूर्ण गले लगाने के बाद एक बार फिर रात की ठंडी हवा का सामना किया, केवल कुछ मिनटों के लिए पुरुष गरीबों के वार्ड में रुकते हुए उन्हें थोड़ी गालियां देने के लिए, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि वह वर्कहाउस मास्टर के पद को आवश्यक तीव्रता के साथ भर सकते हैं। अपनी योग्यताओं पर विश्वास करते हुए मिस्टर बम्बल ने हल्के दिल और भविष्य की पदोन्नति की उज्जवल कल्पनाओं के साथ इमारत छोड़ दी, जो उसके मन को तब तक व्यस्त रखती हैं जब तक कि वह अंतरक्रिया की दुकान पर नहीं पहुंच गया। अब मिस्टर और मिसेस सॉयरबेरी चाय और रात के खाने के लिए बाहर गए थे, और नोआ क्लेपोल कभी भी खाने और पीने के 2 कार्यों को निभाने के लिए आवश्यक शारीरिक एक्सर्शन से अधिक करने के लिए तैयार नहीं था। दुकान बंद नहीं थी, हालांकि यह सामान्य बंद होने के समय के बाद था। मिस्टर बम्बल ने कई बार अपनी छड़ी से काउंटर पर थपथपाया, लेकिन ध्यान आकर्षित नहीं हुआ,
और दुकान के पीछे के छोटे पार्लर के कांच की खिड़की के माध्यम से एक प्रकाश चमकते हुए देखकर उसने अंदर झांकने की हिम्मत की और देखा कि क्या हो रहा है। और जब उसने देखा कि क्या हो रहा है तो वह काफी हैरान हो गया। रात के खाने के लिए टेबल लगाई गई थी। टेबल पर ब्रेड और बटर, प्लेटें और गिलास थे। एक पोर्टर पॉट और एक वाइन की बोतल भी थी। टेबल के ऊपरी सिरे पर मिस्टर नोआ क्लेपोल एक आराम कुर्सी पर लापरवाही से बैठे थे। उनके पैर कुर्सी की एक भुजा पर पड़े थे। एक हाथ में खुला चाकू और दूसरे हाथ में मक्खन लगी ब्रेड का एक टुकड़ा था। उनके पास ही चार्लोट खड़ी थी, एक बैरल से ऑयस्टर खोलते हुए, जिसे मिस्टर क्लेपोल खुशी से खाते थे। युवा सज्जन की नाक के पास ज्यादा लालिमा और दाहिने आंख में एक स्थिर झपक का संकेत था कि वह थोड़े नशे में थे। इन लक्षणों की पुष्टि उनके ऑयस्टर खाने के तीव्र आनंद से हुई, जिसे आंतरिक बुखार की स्थितियों में उनके ठंडक गुणों की मजबूत सराहना के बिना समझाया नहीं जा सकता था। यहाँ एक स्वादिष्ट मोटा ऑयस्टर है, नोआ, प्रिय, चार्लोट ने कहा। इसे जरूर ट्राई करो, बस यही है। ऑयस्टर कितना स्वादिष्ट होता है, मिस्टर क्लेपोल ने कहा जब उन्होंने इसे निगल लिया। अफसोस की बात है, कई ऑयस्टर तुम्हें असहज बना सकते हैं, इज़न्ट इट, चार्लोट? यह एक प्रकार की क्रूरता है, चार्लोट ने कहा। हाँ, सही कहा, मिस्टर क्लेपोल ने सहमति दी। क्या तुम ऑयस्टर पसंद नहीं करती? ज्यादा नहीं, चार्लोट ने उत्तर दिया। मुझे तुम्हें खाते हुए देखना पसंद है, नोआ, प्रिय, खुद खाने से ज्यादा। ओह, नोआ ने सोचा, कितना अजीब। एक और लो, चार्लोट ने कहा। यहाँ एक ऐसा सुंदर, नाजुक दाढ़ी वाला है। मैं और नहीं खा सकता, नोआ ने कहा। मुझे बहुत खेद है। आओ यहाँ, चार्लोट, और मैं तुम्हें चूमा दूंगा। क्या? मिस्टर बम्बल ने कमरे में घुसते हुए कहा। फिर से कहो, साहब। चार्लोट ने एक चीख मारी और अपने एप्रन में अपना चेहरा छुपा लिया। मिस्टर क्लेपोल ने अपनी स्थिति में कोई और बदलाव किए बिना बस अपने पैरों को जमीन पर लाते हुए नशे में डर के साथ बीडल को देखा। फिर से कहो, तुम्हारे अभद्र, बेहुदा आदमी, मिस्टर बम्बल ने कहा। तुम्हें ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई, साहब? और तुमने उसे प्रोत्साहित करने की हिम्मत कैसे की, तुम्हारी दुस्साहसिक कन्या? उसे चूमा, मिस्टर बम्बल ने गुस्से में कहा। मैं ऐसा करने का इरादा नहीं था, नोआ ने फूट फूट कर कहा। वह हमेशा मुझे चूमती रहती है, चाहे मैं चाहूं या नहीं। ओह नोआ, चार्लोट ने शिकायत के साथ कहा। तुम ऐसा ही करती हो, तुम जानती हो कि तुम ऐसा करती हो, नोआ ने जवाब दिया। वह हमेशा ऐसा करती है, मिस्टर बम्बल साहब, वह मुझे ठुड्डी के नीचे थपकती है और हर तरह का प्रेम दिखाती है। चुप रहो, मिस्टर बम्बल ने कठोरता से कहा। तुम नीचे जाओ, मैम। नोआ, तुम दुकान बंद कर दो जब तक तुम्हारा मालिक घर नहीं आता। एक और शब्द मत कहना, और जब वह घर आ जाए उसे बताओ कि मिस्टर बम्बल ने कहा कि उसे सुबह नाश्ते के बाद एक बूढ़ी औरत की शेल भेजनी है। सुन लिया, साहब? चुम्मा, मिस्टर बम्बल ने हाथ उठाते हुए कहा। इस पारिशियन क्षेत्र में निचले वर्गों का पाप और बुराई डरावनी है। अगर संसद इन घृणित गतिविधियों पर ध्यान नहीं देती तो यह देश बर्बाद हो जाएगा और किसानों का चरित्र हमेशा के लिए चला जाएगा। इन शब्दों के साथ बीडल ने एक ऊंचे और उदास स्वभाव के साथ शवगृह से बाहर कदम रखा। अब जब हम उसे घर की ओर जाते हुए देख चुके हैं और बूढ़ी औरत के अंतिम संस्कार की सभी आवश्यक तैयारियां कर चुके हैं, चलिए कुछ पूछताछ करते हैं कि युवा ओलिवर ट्विस्ट अभी भी उसी नाले में पड़ा हुआ है जहां टोबी क्रैकेट ने उसे छोड़ा था या नहीं।